नमस्कार फ्रेंड्स, पोटेंशियल आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो का आज का टॉपिक है कि क्या कोई व्यक्ति बिना यूपीएससी क्लियर किए हुए अपने कैरियर में जो पोस्ट यूपीएससी क्लियर करके आईएएस लोग बनते हैं, क्या वो पोस्ट हासिल कर सकता है? तो आज इस टॉपिक के माध्यम से उसी को हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी जो आईएएस की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग को देखती है। उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी को कहा है कि प्राइवेट सेक्टर से सीनियर ऑफिसर्स को नियुक्ति किया जाए यूपीएस के द्वारा उन सभी पोस्ट जो कि गवर्नमेंट में कभी आईएएस ऑफिसर के द्वारा होल्ड किया जाता था या अभी भी जो आईएएस ऑफिसर के द्वारा होल्ड किया जाता है, उसे उनको लैटरल एंट्री कहा जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के में काफी स्पेशलिस्ट लोग करते हैं, उनकी एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज को गवर्नमेंट का लाभ मिल सकता है। वैसे व्यक्तियों को अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नियुक्त किया जाता है ऊंचे पोस्ट पे या कुछ ऐसे पोस्ट पे जो कि गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटजिक है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्टर ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है वो उन्होंने यूपीएससी को यह निर्देश दिया है। यह इस टाइप की चौथी ऐसी लैटरल एंट्री इनिशिएटिव होगी। पहला जो इस टाइप की इनिशिएटिव थी वह स्टार्ट हुआ था 2018 में। इसको लेकर कुछ कमिटियां बनी थी जिन्होंने इसको सुझाव दिया था कि प्राइवेट सेक्टर या ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट जो अपने कैरियर में काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, उनकी एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस को गवर्नमेंट का लाभ मिल सकता है, उनको नियुक्ति किया जाए गवर्नमेंट के अच्छे पोस्ट पे या सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट पे। तो ऐसे कुछ कमिटियां बनी थी जिनमें सुरेंद्र नाथ कमेटी जो 2003 में, कोटा कमेटी जो 2004 में, और एक सेकेंड एआरसी कमेटी थी जो 2008 में बनी थी। नीति आयोग ने भी उनके जो 3 ईयर एजेंडा एक्शन एजेंडा था 2017 से 2020 में, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट को सुझाव दिया था कि मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे कुछ प्राइवेट सेक्टर से लैटरल एंट्री किया जा सकता है और यह गवर्नमेंट के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी कम्पिटिटिव एंड काफ़ी डेवलप हो चुका है इंडिया में, और ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से अच्छी कर सकती है और उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती है कि कुछ ऐसे पॉलिसी, कुछ ऐसे डिसीजन थ्रू टेक्नोलॉजी या थ्रू मैनेजमेंट स्किल्स एंड स्ट्रेटजी कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती है ताकि गवर्नमेंट अच्छे पॉलिसी बना सके और अच्छे डिसीजंस ले सके। इसलिए यह लैटरल हायरिंग जो प्रोसीजर है कि एक जॉइंट सेक्रेटरी या उनसे ऊपर के पोस्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, वह एक काफी अच्छा कदम है। परंतु यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो उन्होंने कभी यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं की थी। वो परंतु उन्होंने ऐसे ऐसे पोस्ट पे गवर्नमेंट या कंट्री को सपोर्ट किया था जो कि कभी जो जनरली आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा होल्ड की जाती है। वह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में इकोनॉमी एडवाइजर रहे थे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इसमें अभी शक्तिकांता दास हैं गवर्नर, उसके गवर्नर रहे थे। अभी शक्तिकांता दास जो है वो यूपीएससी किए हुए हैं, वो सिविल सर्वेंट है, परंतु मनमोहन सिंह उसमें एक अच्छी जिम्मेदारियां निभाए थे। फिर वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक में बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सेक्रेटरी पोस्ट पे थे। उसके बाद वह प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर रह चुके हैं, साउथ कमीशन जेनेवा के सेक्रेटरी जनरल रहे थे, इको मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एडवाइजर रह चुके हैं ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके बाद वो यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे पोस्ट को होल्ड किए थे जो जनरली आईएएस ऑफिसर के द्वारा होल्ड की जाती है, और इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया था देश के प्रोग्रेस में। जैसा कि आपको पता है कि यह उस समय के वित्त मंत्री थे जब भारत बहुत ही कठिन स्थितियों में था फाइनेंशियली,
और जो भी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी इन्होंने लेकर आई थी अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान, वह अभी देश को बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इस पॉलिसी के पक्ष में क्या-क्या आर्गुमेंट्स हैं। तो सबसे पहला आर्गुमेंट है कि यह पॉलिसी के थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर सुनिश्चित होगा। और एक फ्रेश टैलेंट भी जो कि प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे, जिनकी एक्सपर्टीज गवर्नमेंट को मिलेगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट को भी ऐसा जरूरत पड़ता है कि कुछ ऐसे ऐसे कार्य आते हैं जिसमें कुछ मैन पावर की जरूरत पड़ती है जो कार्य को कर सके, पर वह शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है। तो ऐसे पोस्ट के लिए भी गवर्नमेंट हो सकता लेटरल हायरिंग कर सकती है, और कुछ समय के लिए उनको, चूंकि इस टाइप के जो भी पोस्ट होंगे वो जनरली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही नियुक्ति की जाएगी। डोमेन एक्सपर्टीज एलोंग विथ जो अभी सिविल सर्वेंट हैं, उनके साथ अगर ऐसे लोग जो कि किसी डोमेन में एक्सपर्ट हैं, उन दोनों को मिला दिया जाए तो एक बेटर आउटपुट मिल सकता है। इसके अलावा चूंकि कुछ अभी गवर्नमेंट गवर्नेंस जो है वो नॉर्मल गवर्नेंस नहीं रहा है, ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर क्राइम और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब इतने बढ़ चुके हैं कि अब जो गवर्नेंस है वो एक जनरलाइज गवर्नेंस नहीं रही है। अब गवर्नमेंट को भी स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट की जरूरत होती है। इसको देखते हुए अगर प्राइवेट सेक्टर से ऐसे लोग आते हैं तो वो कंपटीशन को बढ़ा सकते हैं गवर्नेंस के अंदर, और इफिशियंसी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसके मनमोहन सिंह के अलावा भी कुछ ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज नहीं पास किए हैं, वो सिविल सर्विसेज में कभी भाग भी नहीं लिए होंगे, परंतु वह गवर्नमेंट के अच्छे पोस्ट पे रह चुके हैं और देश को कंट्रीब्यूट कर सके। इसी में एक नाम है मोंटेक सिंह अहलूवालिया का। इन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करना शुरू किया, फिर वो कॉमर्स सेक्रेटरी बने, सेक्रेटरी फिर वो फाइनेंस सेक्रेटरी में भी काम किए। इसके बाद वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर बने, फिर प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन के रूप में उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हुआ। इसके अलावा रघुराम राजन को हम सभी लोग जानते हैं, वह कभी रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। इसके अलावा अरविंद पनागरिया हैं, जिन्होंने नीति आयोग के पहला वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, यह भी एक सिविल सर्वेंट नहीं है। इसके अलावा नंदन नीलकेनी जो कि इंफोसिस के फाउंडर्स में आते हैं, वह आधार जो स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके चेयरमैन रहे थे। यूआईडीएआई के चेयरमैन रह चुके थे, और आधार का जो भी पूरा खाका तैयार करना, उसको इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट किया था। तो लेटरल हायरिंग के थ्रू अगर ऐसे एक्सपर्ट्स को गवर्नमेंट लाती है तो यह बहुत ही हेल्पफुल होगा गवर्नमेंट के लिए। और कुछ ऐसे एरिया जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या फिर एग्रीकल्चर, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काफी विकसित हो चुका है, फूड मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अगर गवर्नमेंट इनकी सहायता लेती है, इनकी सर्विसेज का लाभ उठाती है, तो देश के विकास में भी काफी मदद मिलेगी। लेकिन कुछ आर्गुमेंट है जो इस लेटरल हायरिंग के अगेंस्ट में भी है। पहला आर्गुमेंट है कि उन चूंकि ये लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आएंगे, तो उनको जो इंडिया के भी ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर है उसमें एडजस्ट होने में दिक्कत आएगा, उनको टाइम लगेगा। दूसरी कि चूंकि ये लोग जो आएंगे उनका टेन्योर शॉर्ट होगा, तो उनको अकाउंटेबिलिटी होल्ड नहीं किया जा सकता, वो कुछ समय के बाद वो हो सकता है सर्विस में ना रहें। तो उनकी चूंकि यह सिविल सर्विसेज जो होती है वो परमानेंट टाइप की जॉब होती है, तो आप उनके पूरे करियर में उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। पर यह चूंकि शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, तो उनको अकाउंटेबिलिटी होल्ड करना थोड़ा दिक्कत होगा। और हो सकता है कि उनको कुछ इस खास करके गवर्नमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस भी कम रहेगा, तो उनसे हो सकता है कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।